इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को जेईई या TG2 पेपर के बताऊंगा टॉपिक वाइज एनालिसिस कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए, उनका सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस, और बताऊंगा प्रेडिक्टिव क्वेश्चंस। मतलब उन सॉल्यूशंस के दौरान ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या और क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। होपफुली ये सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, ये मेरे को मोटिवेट करता है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं क्रेस्ट फोरम के ऑनलाइन वीडियोस। तो इस सीरीज़ में मैंने आपको बताया है कि जॉब का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ में मैं आपको सोल्यूशन करा रहा हूं लखनऊ मेट्रो के एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर का। ये पार्ट सेकंड का वीडियो है। पार्ट वन का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में आप जाइए, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें जॉब का ब्रह्मास्त्र प्लेलिस्ट बनी होगी। आप वहाँ पर पार्ट वन नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स का वीडियो देख सकते हैं। ये पार्ट टू वीडियो है क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी थे और हम हर क्वेश्चन से जुड़े हुए भी बहुत सारे क्वेश्चन देखते हैं, तो वो वीडियो लंबा था, इसीलिए मैंने पार्ट सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब बात करते हैं, ये वीडियो पार्ट सेकंड है तो मैं शुरू करता हूँ बाकी के बचे क्वेश्चन जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ये देख लीजिए आप 21 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से 7-8 क्वेश्चन मैं पहले ही पार्ट में करा चुका हूं। अब बचे हुए पार्ट के क्वेश्चंस मैं इसमें कराऊंगा। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के, डिजिटल के मैं अलग से थर्ड पार्ट में करा दूंगा। अब आप एक चीज़ समझिए, मैंने आपको एक बात और कही थी कि आपका ये इसमें आप टाइटल देख रहे होंगे कि पेपर TG2 का सवाल AE के। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी, आप पूरा वीडियो देखिएगा कि किस तरीके से सवाल जो AE के हैं। देखो, एक कोई छोटी मोटी थ्योरी का सवाल होता तो मैं इतना बवाल नहीं करता। इनफैक्ट आप पिछले पार्ट का इलेक्ट्रॉनिक्स क्वेश्चन देखिएगा, वो इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स उसने पूछे हैं और वो केवल और केवल AE में आते थे। वो एक अलग बात है, एक आध जेईई के पेपर में भी आने लगे थे, बट ये पहली बार था जो TG2 का पेपर इतना स्ट्रॉन्ग, इतना हार्ड बना था। लखनऊ मेट्रो का पेपर था, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इस पेपर के क्वेश्चन अभी आगे इसी वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल UJT तक के न्यूमेरिकल पूछे, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अपने आप में AE के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। डरा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि आपको अपनी तैयारी अब इस लेवल से करनी है। तो तैयार हो जाओ फिर, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने वीडियो को, आगे ले जाते हैं सॉल्यूशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इफ वोल्टेज गेन्स विदाउट फीडबैक एंड फीडबैक फ्रैक्शंस आर AV एंड MV, देन गेन विद नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इज। देखिए, ये क्वेश्चन फीडबैक से जुड़ा क्वेश्चन है। फीडबैक से जुड़ा क्वेश्चन है। बहुतों को तो ये क्वेश्चन ही पार पड़ जाएगा, मतलब समझ नहीं आएगा कि आया कहाँ से। मैं आपको एक बात बता दूं, एक टॉपिक होता है पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक। ये ट्रांजिस्टर में जो हम, आपको ये बात पता होगी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये बात पता होगी कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह यूज किया जाता है। मतलब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। तो उसी एम्पलीफायर में, समझना अभी आप बात को, एम्पलीफायर का काम क्या था, एक स्मॉल वॉइस सिग्नल को, जो बहुत कम लेवल का वॉइस सिग्नल है, कम इंटेंसिटी का है, उसको लार्ज करता है, एम्पलीफाई कर देता है। अब डिपेंड करेगा कि वो एम्पलीफायर कौन सा है, तो वो इन फेज करेगा या आउट फेज करेगा। मतलब ये हो गया इन फेज। अगर वॉइस सिग्नल 0 डिग्री से शुरू हो रहा है तो ये भी 0 डिग्री से ही शुरू होगा और अपने 180 की तरफ जाएगा, इंक्रीज करते हुए फिर डिक्रीज करते हुए। बट अगर 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है तो अगर वॉइस सिग्नल 0 डिग्री से राइज कर रहा है तो यहां पर ये 0 डिग्री से पहले फॉल करेगा, फिर ऊपर जाएगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट। ये मैं आपको, अगर हम डिटेल लेक्चर करेंगे तो डिटेल लेक्चर में ये चीज़ देखते भी हैं कि किस तरीके से 3 कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखी थी, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो जो कॉमन कलेक्टर है उसके अंदर ये थोड़ा सा चेंज रहता है, उसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। अब आप एक चीज़ देखिए, पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पर एम्पलीफायर जो लगा हुआ है, ये एम्पलीफायर का गेन हो गया AV।
यहाँ हमने इनपुट दिया, यहाँ हमने आउटपुट दिया, और ये हम दे देते हैं फीडबैक। ये फीडबैक नेटवर्क होता है, ये इस तरीके से दे देते हैं, और ये फीडबैक वोल्टेज होता है। अब सेम चीज़ यहाँ पर होती है, ये एम्पलीफायर हो गया, ये फीडबैक नेटवर्क हो गया, और ये इनपुट हो गया, और ये आपका आउटपुट हो गया। अब आप इस चीज़ को यहाँ पर समझ सकते हो, ये इसका AV गेन हो गया, ये इसका VF फीडबैक वोल्टेज हो गया। यहाँ पर जाहिर सी बात है इनपुट वोल्टेज आप दोगे, यहाँ आउटपुट वोल्टेज लोगे, यहाँ इनपुट वोल्टेज दोगे, यहाँ आउटपुट वोल्टेज लोगे। अब आप एक बात समझिए बड़े ध्यान से इस चीज़ को कि ये फीडबैक की ज़रूरत क्यों पड़ी एम्पलीफायर को, मतलब क्या पड़ी ज़रूरत। सबसे पहली चीज़ तो ये पॉजिटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है ऑसिलेटर में, ये सबसे पहला सवाल यहाँ पे बनता है। और नेगेटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है कहाँ? नेगेटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है इन ऑल एम्पलीफायर्स, जितने भी एम्पलीफायर्स होते हैं उसमें नेगेटिव फीडबैक यूज़ किया जाता है। पूरे कंट्रोल सिस्टम के अंदर यूज़ किया जाता है। एक पेपर में ये भी सवाल था कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। जो इंडस्ट्री के अंदर हम ऑटोमेटिक जो चीज़ें करते हैं वो सब इसी पे बेस्ड होती है, कंट्रोल सिस्टम पे। मतलब इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं किस तरीके से मशीन खुद ब खुद मतलब पूरी मैन्युफैक्चरिंग कर देती है, तो वो खुद ब खुद जो वो पूरा ऑटोमेटिक जो हो रहा है वो सब कंट्रोल सिस्टम की ही देन है। अब जो कंट्रोल सिस्टम है, ये कंट्रोल सिस्टम का मैं आपको बता दूं कि ये कंट्रोल सिस्टम खुद किस पे बेस्ड होता है? नेगेटिव फीडबैक पे बेस्ड होता है। याद रखिएगा ऑसिलेटर के अलावा पॉजिटिव फीडबैक कहीं यूज़ नहीं होता। और नेगेटिव फीडबैक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें एक एक इतने क्वेश्चंस करेंगे। नेगेटिव फीडबैक बहुत कई जगहों पे यूज़ होता है, एम्पलीफायर में यूज़ होता है और कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होता है। अब ये फीडबैक की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये फीडबैक की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है ताकि गेन को इम्प्रूव कर पाएँ या कम कर पाएँ, या ज़्यादा कर पाएँ गेन को या ज़्यादा कम कर पाएँ। अब जैसे ये देखिए, ये हमने वॉइस सिग्नल इतना छोटा भेजा, ये जितना ज़्यादा एम्पलीफाई होगा गेन उतना ही बड़ा होगा। आपने ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया कहीं, और अगर आपको 1000 रुपये का फ़ायदा होता है, इसका मतलब गेन आपका कितना हुआ? 1000 गुना। और अगर आपने कहीं 1 रुपया इन्वेस्ट किया और आपको 1 लाख का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब आपको फ़ायदा कितना हुआ? गेन 1 लाख का। सेम ऐसे ही यहाँ पर अगर आप वोल्टेज सिग्नल 1 वोल्ट का भेजते हो, यहाँ 1000 वोल्ट का आता है, तो वो गेन अलग होगा, और 1 लाख वोल्ट का बन जाता है तो वो गेन अलग होगा। तो जो गेन है उसको बढ़ाने घटाने के काम आता है। पेपर में पूछा भी जाता है कि पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है? गेन को कम करता, पॉजिटिव फीडबैक गेन को बढ़ाता है और नेगेटिव फीडबैक गेन को रिड्यूस करता है, कम करता है। ये बात जानिए। तो ये चीज़ इस तरीके से, अदरवाइज नहीं तो ये अगर डिटेल में जाएं तो ये बहुत बड़ी चैप्टर बन जाती है। बट बहरहाल अभी हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। उसने ये पूछा कि वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक का नेटवर्क, अगर हम बात करें AV है, मतलब इसका अगर AV वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का विदाउट फीडबैक, मतलब जब ये लगा भी नहीं था, ऐसे मान के चलिए, ठीक है। अब और MV फीडबैक फ्रैक्शन है। MV क्या है? फीडबैक फ्रैक्शन ले रहा है वो, MV को फीडबैक फ्रैक्शन ले रहा है। अब देखिए कई बुकों में, अब जैसे इसने क्वेश्चन में MV दे रखा है पर बुकों में बीटा तक दे रखे रहते हैं। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए आगे भविष्य में जितने भी सवाल आएंगे सब हो जाएंगे। आप एक बार देखिए, इसी पेपर के अंदर इसी टॉपिक से जुड़े हुए 2 सवाल बने हुए हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एक चार्ट देने वाला हूँ, एक टेबल यहाँ पर बनेगी, दिखेगी आपको, और उस टेबल को आपको नोट डाउन कर लेना है। इतना इम्पोर्टेंट टेबल है वो, अगर आप उसको करेंगे तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। उस टेबल से बाहर क्वेश्चन नहीं बनते कभी। अब आप एक चीज़ समझिएगा, हम बेसिकली पॉजिटिव फीडबैक को खास ज़्यादा पढ़ते नहीं है डिटेल में, जब तक कि हम ऑसिलेटर को बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते। तो ऑब्वियसली बात है कि JEE में तो हम लोग ऑसिलेटर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, और AE में तो डिटेल में पढ़ते ही पढ़ते हैं, बट KG2 में तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक 4 तरीके के होते हैं। अब आप समझिए, एम्पलीफायर के अंदर 4 तरीके के होते हैं। मैंने क्या कहा? एम्पलीफायर के अंदर। और आप अपनी स्क्रीन पे ये 4 तरीके के
फीडबैक देख सकते हैं जो एम्पलीफायर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे 4 तरीके के जो फीडबैक है वो देख सकते हो जो हम इस्तेमाल करते हैं एम्पलीफायर में। और ये जो टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग नोट डाउन करिए। देखिए किस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि गेन विद फीडबैक का जो इन्होंने फॉर्मूला लिख रखा है पहले 4 में। सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि 4 टाइप के कौन से होते हैं, वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज फीडबैक, करंट शंट फीडबैक और वोल्टेज शंट फीडबैक। तो जो ऊपर के ये जो 4 फॉर्मूले आप देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सवाल भी इसी से आया हुआ था। आप देखिए अब मैं ये टेबल आपके सामने है और ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द गेन विद नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक विल बी, वो वोल्टेज फीडबैक की बात कर रहा है। अब दिमाग में एक आता है कि इसने वोल्टेज शंट फीडबैक की बात करी है कि सीरीज की है। अब आप ऑप्शन में देखिए और टेबल पे देखिए। आप टेबल में देख रहे होंगे कि किस तरीके से वोल्टेज सीरीज और शंट, अगर वोल्टेज शंट का देखेंगे तो रेजिस्टेंस के टर्म्स में दे रखा है और वोल्टेज सीरीज का देखेंगे तो गेन के टर्म्स में दे रखा है। अब आप ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन को देखेंगे तो किस तरीके से उसने चारों ऑप्शन गेन के रिस्पेक्ट में दिए हुए हैं, मतलब ए के रिस्पेक्ट में दिए हुए हैं। जबकि वोल्टेज शंट को देखोगे आप सबसे लास्ट में जो है लास्ट वाले कॉलम में, तो उसमें रेजिस्टेंस के टर्म्स में दे रखा है गेन, मतलब जो रेजिस्टेंस का जो फीडबैक है उसके हिसाब से दे रखा है। तो कुल मिला के कहने का मेरा मतलब ये है कि क्वेश्चन से साफ पता लगता है कि क्वेश्चन गेन के टर्म्स में आपसे बात करना चाहता है। तो पहले कॉलम में देखिए सबसे ऊपर पहला ही फॉर्मूला है AF इजिकल्स टू A प्लस बीटा AV। मैंने आपको पहले ही बोला था, अब देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, AF इजिकल्स टू AV बाय 1 प्लस बीटा AV। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कुछ बुक्स, काफ़ी बुक्स बीटा भी लिखती हैं, AV भी, MV भी लिखती हैं। तो ये क्वेश्चन MV लिखा हुआ है, एक्चुअली ये रेशियो है तो वो कुछ भी लिख देते हैं, पेपर में तो कंफ्यूज करते हैं ना। तो अभी आप एक चीज़ देखिए, पहला जो यहाँ पर टेबल में देखिए जो फॉर्मूला है वो सटीक बैठ रहा है सेकंड ऑप्शन में। तो आपका आंसर क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ये चारों फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे पेपर में, केवल फॉर्मूला पूछ के वो आपसे बात करता है। बट 1 इंच अगर वो ऊपर गया तो वो न्यूमेरिकल भी आपसे पूछेगा। और इस पेपर में मजे की बात यह है थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों इस टॉपिक से आए हुए हैं। बहुत लेवल पार कर दिया, मतलब ये गुंजाइश, इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो अब तैयारी भी बिना रुके करनी है, बिना अपनी जो कम मेहनत की जो एक्सपेक्टेशंस है उसे बढ़ा दो, उस मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, आपको अपना दायरा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। अगला सवाल करते हैं। अब देखिए अगला सवाल देखिए किस तरीके से उसने पूछा हुआ है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो उसने पूछा हुआ है वो पूछा है करंट गेन, उसने दिया हुआ है करंट फीडबैक पर सवाल पूछा है। सेम टॉपिक से सवाल है, सेम टॉपिक से सवाल है। देखिए अगले सवाल के लिए मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अगले सवाल के लिए तैयार कर देता हूँ। आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि द एम्पलीफायर हैज़ अ करंट गेन ऑफ 240। किसी भी एम्पलीफायर में एक करंट गेन दिया हुआ है, करंट गेन 240 दिया हुआ है, ठीक है। उससे पढ़िए आप ध्यान से, फीडबैक के एम्पलीफायर का धारा लब्धि, तो ये क्या हुई, धारा लब्धि, करंट गेन, ठीक है। जब ऋणात्मक धारा फीडबैक लागू होगा तो एम्पलीफायर में प्रभावी धारा लब्धि का निर्धारण करें। डिटरमाइन द इफेक्टिव करंट गेन, मतलब आपको इफेक्टिव करंट गेन डिटरमाइन करना है। और किस तरीके से, देखो मैंने आपको टेबल बना के दी है, आपको सामने क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपकी सिंक्रोनाइजेशन बनी रहे, मतलब थ्योरी क्या है और न्यूमेरिकल कैसे आपको रिलेट करने हैं। अब उसने पूछा करंट अटेन्यूएशन, MI करंट अटेन्यूएशन दिया है, ये हमें निकालना है करंट अटेन्यूएशन, जो कि इसने हिंदी में बोला है धारा क्षीणन का, जो उसने रेशो दिया है 0.015 दिया है धारा क्षीणन का। अब आप देखिए और क्या क्या दिया है इसने, तो इसने पूछा है कि करंट का फीडबैक बता दीजिए क्या होने वाला है, करंट गेन का फीडबैक बता दीजिए क्या होने वाला है। अब आप कॉलम देखिए टेबल में कॉलम देखिए,
करंट सीरीज का जो फॉर्मूला है वो जी के टर्म्स में है। करंट सीरीज सेकंड कॉलम में आप देखिए, सेकंड कॉलम में आप देखिए जो करंट सीरीज का है वो जी के टर्म्स में है, मतलब कंडक्टेंस के टर्म्स में है, चालकता के टर्म्स में है, ठीक है। पर करंट शंट का क्या है, गेन के टर्म्स में है। तो अभी आप फॉर्मूला देखिए क्या लग रहा है यहाँ पर, ए आई एफ इजिकल्स टू ए वी अपॉन 1 प्लस ए वी बीटा। अब इससे एक चीज समझ में आ गई कि वो पेपर में आपसे बोलेगा नहीं सीरीज शंट फीडबैक। देख लो क्वेश्चन में उसने कहीं सीरीज शंट फीडबैक बोला ही नहीं है। हाँ नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। देखिए सीरीज शंट फीडबैक बोला ही नहीं है, बट उसने क्या क्या दे रखा है इससे कहीं ना कहीं हमको अंदाज़ा लगाना है कि को क्वेश्चन में हमें लेके कहाँ जाने वाला है। अब उसने हमें वोल्टेज गेन दे रखा है, वो सॉरी करंट गेन दे रखा है, ये करंट गेन होगा। तो करंट गेन उसने दे रखा है हमें 240, 1 प्लस फिर से करंट गेन, और ये बीटा और एम वी बात एक ही है, देखिए एम आई, ठीक है। तो ये कितना हो गया 0.015, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा, आप ऑप्शन देखिए, ये निकल के आएगा 52.17। तो आपका आंसर हो जाएगा 52.17। इतना पॉइंट क्लियर है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर ये टेबल में हमें ये बाकी चीज़ें भी करनी है क्या? ये जो बाकी की चीज़ें आप देख रहे हो टेबल में, ये अगर आप कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से, एक दो पॉइंट्स तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो आप नीचे से जो है आप 2 पॉइंट देखिए, एक इनपुट रेजिस्टेंस है, एक आउटपुट रेजिस्टेंस है। तो इनपुट रेजिस्टेंस पहले कॉलम में क्या हो रहा है, इंक्रीज, दूसरे में क्या हो रहा है, इंक्रीज, तीसरे में क्या हो रहा है, डिक्रीज, चौथे में क्या हो रहा है, डिक्रीज। ऐसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, पहले में डिक्रीज, दूसरे में इंक्रीज, तीसरे में इंक्रीज, चौथे में डिक्रीज। तो आप एटलीस्ट इनपुट रेजिस्टेंस मतलब नीचे के 2 कॉलम तो ज़रूर करिए कि रेजिस्टेंस पे भी क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन से फीडबैक में, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है इतना पॉइंट? चलिए, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था? चलिए अगला क्वेश्चन है जेफेट को लेके है, जेफेट जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब आप इस चीज को समझिए थोड़ा सा, है ना। बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल दिया है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दिया है। इसने जेफेट के कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं, IDSS करंट इसने दे रखा है, आप देख रहे होंगे 32 मिली एम्पियर। VGS दे रखा है, VGS IDSS करंट माने ड्रेन करंट, VGS माने गेट टू सोर्स वोल्टेज। इसने दे रखा है ऑफ कंडीशन में -8 वोल्ट, और VGS ऑन कंडीशन में अगर दे रखा है इसने -4 वोल्ट, ये सॉरी 4.5 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन इसने दे रखा है, ये पूछ रहा है ड्रेन करंट की वैल्यू बताएं, ड्रेन करंट। तो देखिए फॉर्मूला होता है ड्रेन करंट का, ID = IDSS 1 - VGS अपॉन स्क्वायर। मैं से एक पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ, ये जो VGS है ये ऑफ स्टेट का होता है। याद रखिएगा कभी कभी इस फॉर्मूले में इस तरीके से बदलाव भी आप बुकों में देख सकते हैं, 1 - VGS/VP का होल स्क्वायर, याद रखिए। तो ये चीज़ इसको दिमाग में रखना, यहाँ VGS का ऑन वाला वोल्टेज है या ऑफ वाला वोल्टेज है, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो ये VP क्या हो जाता है, ये VP एक्चुअली ये जो VGS ऑफ वाला है ये VP के ही बराबर होता है, पिंच ऑफ वोल्टेज।
पिंच ऑफ वोल्टेज। खैर सवाल सिंपल है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बस तो आपको तो वैल्यू में रख देना है। अब आईडी हमें निकालना है ड्रेन करंट, आईडीएसएस भी ड्रेन करंट होता है। तो इसने ये दे रखा है 32 इंटू, एक काम करते हैं हम उसे 32 का 32 ही लिख देते हैं ताकि हमें चेंज ना करना पड़े, मिली एम्पियर में ही आंसर आ जाएगा। 1 माइनस VGS ऑन वाला है -4.5 अपॉन ऑफ वाला वोल्टेज -8 का होल स्क्वायर लगाना मत भूलना। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका बैठेगा ऑप्शन 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 वन, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बैठेगा 6.12 मिलियन। इतना पॉइंट क्लियर है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी नोट डाउन करिए, अभी नोट डाउन करिए। दो काम सबसे पहले आपको अभी करने हैं, एक नोट डाउन करिए और एक शेयर और सब्सक्राइब करिए प्लीज़, ताकि मैं मोटिवेट और हो सकूं। आप लोगों की ये हेल्प मुझे हमेशा चाहिए रहेगी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, सर की लेक्चर आपको फ़ायदा कर रहे हैं, तो ही आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा नहीं है। मैं आपसे फ्री में बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको सही लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं हेल्प आउट कर पा रहा हूँ आपको किसी भी वे में, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हम लोगों ने ऑप्शन फर्स्ट ये हो गया है। अब आप एक चीज़ देखिए, अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यूजेटी से जुड़ा हुआ, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए एक यूजेटी के पास बेस वोल्टेज के बीच में 10 वोल्टेज है, पास बेस के बीच में 10 वोल्टेज है। इसका मतलब उसने बेस वोल्टेज कितना दे रखा है, 10 वोल्टेज। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एई में भी आया है। यदि आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात, ओके, द इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ अनुपात, ओके, अल्फा, इसको एफिशिएंसी के फॉर्म इस तरीके से दर्शाते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो को। इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो जो होता है इसको हम लोग ईटा से दर्शाते हैं। इसको एफिशिएंसी मत समझ लेना। ये कितना दिया है, 0.65। फाइंड पीक पॉइंट वोल्टेज इफ फॉरवर्ड वोल्टेज इज ड्रॉप इज 0.7। तो पीएन जंक्शन के आगे वोल्टेज ड्रॉप, अगर वोल्टेज ड्रॉप हो गया है तो वो 0.7 वोल्ट है। पीक पॉइंट वोल्टेज का ज्ञात करें, पीक पॉइंट वोल्टेज का ज्ञात करें। तो देखिए ये इससे एक फॉर्मूला होता है, VRB1 इज इक्वल्स टू RB1 अपॉन RB1 प्लस RB2 VBB। ये बेस वोल्टेज हो गया। इस पूरे को बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो, और ये हो गया VRB1 हो गया आपका वोल्टेज अक्रॉस RB1 रेजिस्टेंस। देखिए अगर हम इसके सर्किट पर जाएंगे तब ये चीज़ हमें बेहतर समझ में आती है। VBB हो गया बेस वोल्टेज, ये हो गया इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। अब देखो मैं आपको ये सवाल, ये जो सिमिलर सवाल है, ये मेरे पास तेलंगाना एई का पेपर पड़ा हुआ है और होपफुली आप ये एक 73 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे। इसमें स्टैंड ऑफ रेशियो दिया हुआ है, डीसी सोर्स वोल्टेज VBB दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे वो ट्रिगर। तो ये सेम क्वेश्चन आपके तेलंगाना एई में आ चुका है पेपर में, और यही सेम क्वेश्चन PG2 में है, और PG2 के पेपर में इनफैक्ट एक पॉइंट आगे है।
उसने एक बार को एई के पेपर में उतना ही पूछा है, टीजी2 के पेपर में 1 इंच ऊपर पूछा है उसने, एक स्टेप और पूछा है। तो यही बात मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यही क्वेश्चन एई में है, यही क्वेश्चन टीजी2 में है। आंखें खोलिए, जितनी जल्दी हो सकता है खोलिए, चीज़ों को समझिए कि आपका पेपर, आपका स्टैंडर्ड है, अब कुछ होने वाला है, आपको पढ़ना पड़ेगा। यूँ तो कहने के लिए बस एक फॉर्मूले में बेस्ड ही ये सवाल है। चलते हैं, अभी देखिए केवल यहाँ से भी काम खत्म नहीं होगा, चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो ये क्या पूछ रहा है, तो पीक पॉइंट वोल्टेज को ज्ञात करें। अब आप देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर VR1 निकालना पड़ेगा। तो VR1 क्या हो जाएगा, स्टैंड ऑफ रेशियो इंटू VBB 10 वोल्ट, तो 6.5 वोल्ट ये हुआ। VR1 क्या होता है, RB1 रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। अब ये RB1 रेजिस्टेंस क्या होता है, UJT के अंदर लगा होता है। 2 रेजिस्टेंस होते हैं बेस के, एक बेस 1 पर लगा रहता है, बेस 2 पे लगा रहता है, 2 बेस पे लगे रहते हैं रेजिस्टेंस, वो है। तो ये अभी हम लोगों ने क्या कहा, VRB1, ये हमारा वोल्टेज आया जो RB1 रेजिस्टेंस पे। पर उसने क्वेश्चन देखिए, आप लोग स्क्रीन पे पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो क्वेश्चन में कह रहा है पीक पॉइंट वोल्टेज ज्ञात करें अगर वोल्टेज का ड्रॉप 0.7 वोल्ट हो रखा है। अब देखिए यहां तक तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल था, बट आगे कॉमन सेंस लगने वाला है। कैसे, अब इसने क्या किया, इसने कहा कि वोल्टेज ड्रॉप यदि हो गया है 0.7, तो जो पीक वोल्टेज रहे होंगे वो कितने रहे होंगे। समझना बात से, मैंने आपसे कहा कि आप 10 रुपये घर से लेके निकले थे और 5 रुपये गिरा के आए हो। इसका मतलब घर से कितने लेके, आप घर से कुछ एक्स अमाउंट लेके निकले हैं और बाहर आप 5 रुपये गिरा के लाए हो, जिसमें कि तो आप कहीं ना कहीं क्या होगा, आप टोटल रुपए कितने लेके निकले थे, x + 5 कहीं ना कहीं आप लेके निकले थे। तो ऐसे ही 6.5 में अगर वो वोल्टेज जोड़ दें 0.7, तो ये क्या बन जाएगा, 7.2 वोल्ट। आपका ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा आपका 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। वो क्या कह रहा है, मैं फिर से इस चीज़ को समझा देता हूँ। आप ऐसे समझिए कि इतने वोल्टेज थे प्लस इतने का ड्रॉप हो गया हुआ है। समझना, मैंने आपको कहा, मैंने आपको 10 रुपये दिए और उसमें मैंने देने आपको 5 रुपये ज़्यादा था, तो इसका मतलब देने कितने वाला था, 15। तो कहीं ना कहीं इसने बोला है कि 5 का कहीं ना कहीं नुकसान हुआ आपको। सेम ऐसे ही इसने बोला है कि जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है वो 0.7 का हो रखा है और इतना वोल्टेज अब रेजिस्टेंस पे आ रहा है। इसका मतलब तो शुरुआत में कितना रहा होगा, पीक पे कितना रहा होगा, 7.2 वोल्टेज रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ समझ में आया, कितना मतलब कंसेप्चुअली आपको पढ़ाई करते हुए चलनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए 2 थ्योरी के क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इनमें से JFET के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले मैं आपको जो एक यहाँ पर एक चार्ट बना के दे रहा हूँ आप लोगों को, डिफरेंस बिटवीन JFET एंड MOSFET, सॉरी JFET और BJT। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको। तो ये चीज़ आप समझिए कि JFET और MOSFET में अंतर क्या क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी पेपर में चले जाना, ये सवाल ज़रूर आता है, ये सवाल ज़रूर आता है JFET के ऊपर और MOSFET, ये JFET और BJT के ऊपर। देखिए BJT और बात करें इसकी JFET की, तो BJT बाइपोलर जंक्शन डिवाइस है, मतलब इसमें दोनों होल और करंट दोनों जिम्मेदार हैं। बाइपोलर जंक्शन डिवाइस मतलब ट्रांजिस्टर है, डिवाइस तो है ही है ऑब्वियसली। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर क्यों, क्योंकि दोनों होल और इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं करंट इसको कंडक्ट कराने के लिए। JFET जो है
ये होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बेसिकली फेट फैमिली का मेंबर है। फेट फैमिली के दो मेंबर होते हैं, एक जेफेट और एक मॉसफेट। ये दोनों फेट फैमिली के मेंबर हैं। तो अब होता क्या है कि ये जो जेफेट और मॉसफेट है, ये दोनों यूनिपोलर डिवाइस है। मतलब इसमें केवल कौन जिम्मेदार होता है? इसमें केवल और केवल हमारे एक ही में चार्ज कैरियर जिम्मेदार रहते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे या होल्स रहेंगे, दोनों नहीं रहेंगे, जबकि यहाँ दोनों रहेंगे। दूसरी चीज़, ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात पूछ लेता है। आप देख लो, आप ये जो पार्टीशन जो है, जो डिफरेंस मैंने आपको सामने दिया है, आप इसको बहुत इंपॉर्टेंटली देखिए। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, और ये क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। अब इसमें नॉइज़ कम होती है, नॉइज़ इसमें कम होती है, इसमें नॉइज़ ज़्यादा होती है। मतलब ट्रांजिस्टर से अगर एम्पलीफायर बनेंगे तो उनमें जो नॉइज़ होगी सिग्नल में वो ज़्यादा आएगी और इसमें कम आएगी अगर जो जेफेट से एम्पलीफायर बनेंगे। अब तो देखिए, खुद सोचिए, तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। पहला जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाता है। इसका मतलब आंसर आपका क्या हुआ? सही, फर्स्ट वाला। और ये जो आपको पूरा चार्ट है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनपुट रेजिस्टेंस देख लीजिए, आउटपुट रेजिस्टेंस देखिए। इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको करना है कि किसका इनपुट रेजिस्टेंस कम है, किसका ज़्यादा है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली करना है। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ रहा है द मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज एट विच ड्रेन करंट इसेंशियली बिकम्स कांस्टेंट। तो देखिए, जेफेट की अगर हम लोग पूरी थ्योरी करें तो वो काफ़ी बड़ी थ्योरी बनती है। तो वो पूछ रहा है कि फेट के अंदर मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज, फेट के अंदर मिनिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज जहां पर ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाए, नियतांक हो जाए। तो ड्रेन करंट नियतांक होता है पिंच ऑफ वोल्टेज पे। ड्रेन करंट नियतांक होता है पिंच ऑफ वोल्टेज पे। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो यहाँ मैंने आपकी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लखनऊ मेट्रो एग्जाम की ख़त्म कर दी है। और मैं आप लोगों से इस बात का रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में, जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा, इसी पेपर का।